कक्षा 5 पाठ 15 एक टोकरी मिट्टी। प्रस्तुत कहानी प्रसिद्ध रचनाकार माधव राव स्प्रे द्वारा रचित एक प्रेरक तथा संवेदनशील कृति है। इसमें बताया गया है कि वह स्थान जहाँ कोई रहता है उसके लिए बहुमूल्य होता है, वह उससे संवेदनाओं के साथ जुड़ा होता है। आइए पढ़ते हैं इसको। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहां बसी थी, इसलिए वो हटाना नहीं चाहती थी। उसका प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र और पति भी उसी झोंपड़ी में मर गए थे। पोतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी, मतलब पुत्र की वाइफ। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फुट फुट कर रोने लगती, और जब उसे श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई। मतलब श्रीमान पड़ोसी जो राजा जी की इच्छा सुनी उसने कि वो तो चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से हटा ले, वो अपना महल बनाएंगे, यहाँ तक आता फैलाएंगे। तो जब से तो वो बहुत उदास हो गई, मृत प्राय हो गई, बिल्कुल मरी हुई सी हो गई। उस झोपड़ी में उसका ऐसा मन लग गया था कि वह बिना मरे वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। मतलब क्या हुआ, अब उनके पास तो पैसा था, उनके तो वकील वगैरह सब उनका कहना मानते, इनके पास कुछ भी नहीं था। तो उसने तैसे तैसे वकीलों वगैरह से, कोर्ट में, सब में पैसे खिलाकर उस पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। अब उसका ऐसा तो कुछ था ही नहीं, वो चली गई और क्या करती। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे। इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, उसे यहाँ से हटा दो, इसे भगाओ, इसे यहाँ से। जैसे कहने लगते ना, अरे तो आ गई। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो बस एक विनती है, एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जैसे कहते हैं ना, हाँ चल बोल। तो जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो एक भी नहीं मानती मेरा कहना। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी, मतलब खाना वहीं खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि झोपड़ी में से टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, यहाँ की मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी। इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए, इस टोकरी में से मिट्टी ले जाऊं, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। श्रीमान ने आज्ञा दी थी, सोचा कि चल ले जा, मिट्टी तो ले जा। वह झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते उसे पुरानी बात स्मरण हो आई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जैसे वो अंदर गई उसे अपना पास्ट याद आने लगा। अपने आंतरिक दुख को किस तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी में मिट्टी भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगा दो कि मैं उसे अपने सिर पर रख लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए कि यह मुझसे काम करा रही है, पर जब वे बार बार रिक्वेस्ट करने लगी, पैरों पर गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आई। उन्होंने किसी नौकर से न कहकर स्वयं ही टोकरी बड़ा उठाने आगे बढ़े कि चलो मैं ही कर दूँ, क्या नौकर से कहूँ। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो ही देखा कि काम उनकी शक्ति के बाहर था, मतलब उनसे उठ नहीं रही थी वो। फिर तो अपने सारी ताकत लगाई, टोकरी को उठाना चाहा, पर टोकरी जिस स्थान पर रखी थी वहाँ से एक हाथ भर भी ऊंची ना हुई। वो लज्जित होकर कहने लगे, नहीं ये टोकरी हमसे नहीं उठती। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। आप ही विचार कीजिए कि आपने क्या कर दिया। जमींदार साहब धनमद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, मतलब धन के उसमें लोभ में, मतलब घमंड में आ गए थे और कर्तव्य भूल गए थे। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतक्रम का पश्चाताप, कृतक्रम जो कर दिया था उन्होंने, उसको बाहर भगा दिया था, कब्जा कर लिया था, का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से, उस लेडी से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। शब्दार्थ है, सही विकल्प निशान लगाइए। महल का मालिक कौन था? राजा। विधवा कहाँ रहती थी? झोपड़ी में। कहानी में बाल की खाल निकालने वाला किसे बताया गया है?
वकील को, वकील करते हैं ना, ऐसे ही कुरेदते रहते हैं। विधवा ने जमींदार से प्रार्थना की। किसने किससे कहा? महाराज, अब यह टोकरी तुम्हारी हो गई, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है। बुढ़िया ने राजा से। वाक्य को पूरा कीजिए, सही जो कथन सही है उन पे राइट का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुकांत शब्द लिखिए। वर्ण विच्छेद, ए प्लस नाथ, जमी प्लस दार, और ये है ना चंद्रबिंदी। जब अच्छा नहीं, वर्ण विच्छेद करने, वर्ण विच्छेद में एक एक वर्ण को अलग रखना, संधि नहीं करनी। संधि में वर्ण विच्छेद में अंतर है। संधि में शब्द को तोड़ते हैं, वर्ण विच्छेद में शब्द को अलग अलग करते हैं। इसका होगा ए प्लस न प्लस आ प्लस थ प्लस ए। जमींदार, ज प्लस मैं प्लस बड़ी प्लस न प्लस दे प्लस आ प्लस रे। इस तरह से वर्ण को अलग करना है। नीचे दिए गए शब्दों को लिंग के अनुसार अलग कीजिए। जैसे जमींदार पुल्लिंग, श्रीमती स्त्रीलिंग, विधवा स्त्रीलिंग, वकील तो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दो ही हैं तो हम पुल्लिंग में लिख लेंगे। वकील को शायद वकील नहीं कहते हैं, स्त्रीलिंग, तो आप इसको पुल्लिंग में मानिए। महाराज भी पुल्लिंग, थैला, थैला लिया आया पुल्लिंग, पोता पुल्लिंग, झोपड़ी स्त्रीलिंग, पड़ोस पुल्लिंग। जो इंग्लिश में एक न्यूटर जेंडर होता है, इसमें हिंदी में भी होता है नपुंसकलिंग, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। पाठ समाप्त हुआ।